अभी मैं हिमाचल में रहकर बैंक के पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे परिवार में हम 4 भाई और माम पापा है। माँ हाउस वाइफ है जबकि पापा किसान हैं। हमारे पास 5 बीघा जमीन है जो कि बिल्कुल बगीचा के पास है। मेरी उम्र अभी 22 वर्ष की है। मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है। शरीर से पूरा हट्टा कट्टा हूँ। दिखने में भी ठीक हूँ। जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह आज से करीबन 2 साल पहले की है। यह देसी कहानी गांव की कुंवारी लड़की की है जो मेरे गांव में निवास करती है। गांव में एक घने बगीचा है। गांव बगीचे के पास ही है। बगीचे के पास एक छोटी सी नहर भी है जो गर्मियों में अत्यंत सुखद और मनोहारी होती है। मैं गर्मियों के मौसम में नहाने के लिए इस नहर पर जाता था। एक दिन जब मैं नहाने जा रहा था मुझे वहाँ एक कुंवारी लड़की से मिलने का मौका मिला। वह लड़की बहुत सुंदर और आकर्षक थी और मुझे उसकी पहली नजर में ही प्यार हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान दिल को छू गई। हमने एक दूसरे के साथ बातचीत की और बहुत मजे किए। हमारी मुलाकात एक अद्वितीय और यादगार अनुभव थी जो मेरे दिल में एक अटूट स्थान बना लिया। मेरा घर गांव में पड़ता है जहां पर मेरे घर के पास से ही एक बगीचा है। बगीचा के पास ही में एक छोटा सा नहर है। गर्मियों के दिनों में हम नहर में सुबह शाम को नहाने के लिए अक्सर जाया करते हैं। दोपहर में नहर में लड़के नहीं नहाते तो हमारे पड़ोस की लड़कियां दोपहर में नहा लेती थी क्योंकि लड़के उस टाइम वहां पर नहीं होते थे। इसी तरह एक दिन मैं घर पर बैठा बैठा बोर हो रहा था तो मैंने नहर में नहाकर आने की सोची। दोपहर के समय में घर वाले सो रहे होते थे तो मैं नहर पर नहाने आ गया। अभी नहाते हुए मुझे करीब 10 मिनट ही हुई होंगी कि हमारे पड़ोस की देसी लड़की वहां पर नहाने के लिए आ गई। उस लड़की का नाम गोरी है क्योंकि वह रंग से गोरी है और उसे गांव के लोग गोरी गोरी कहकर बुलाते हैं, इसलिए उसका नाम गोरी पड़ा। उसका कमर पतली है, बिल्कुल पतली। उसके संतरे आकार के थे। अब तो मेरे हाथ में ही नहीं आते हैं, इतने बड़े हो गए हैं जो कि मेरा ही कमाल है। उसके साइज के नाप का तो मुझे पता नहीं। वो जब नहर पर आई तो मैं नहर में तैराकी कर रहा था। गोरी नहर पर आकर अपने कपड़ों में ही नहाने लगी क्योंकि गांव में देसी लड़कियां सलवार कमीज में ही नहाती थी। जब गोरी ने मुझे पानी में डुबकी लगाने के बाद वह उसी समय तैरते हुए मुझे देखी। उसकी मुख मंडल खुशी और उत्साह से भरी थी जैसे उसने सफलता के एक नए मील को प्राप्त किया हो। उसकी आंखों में खुशी और संतुष्टि जगमगा रही थी। गोरी ने मेरे पास आते हुए खुशी के साथ कहा, मेरे को भी तैरना सिखा दो। मैंने गोरी की ओर ध्यान दिया और धीरे धीरे उसे पानी में तैरने की कला के बारे में बताने लगा। मैंने उसे सही स्थिति, हाथ पैर का उपयोग, सांस लेने की तकनीक और तैरते समय सही संतुलन के बारे में बताया। गोरी ने मेरे बातों को गहराई से समझा और धीरे धीरे अपनी आंखों में एक अभिव्यक्ति दिखाई दी जिसमें उसका अपार आभार था। मैं उसकी बात पर थोड़ा हैरान सा हुआ क्योंकि हम दोनों कभी इसके पहले इतने खुलकर बात नहीं की थी और वह भी ऐसे अकेले में। आज से पहले कभी भी मैंने उसे वह वाली नजरों से नहीं देखा था। मैं उसके कहने पर उसको तैराकी सिखाने के लिए राजी हो गया। वह मेरे करीब आई और पानी में गोता लगाने लगी। मैंने उसको अपने हाथों में थाम लिया ताकि वह नीचे डूबे नहीं। मेरे हाथ उसकी कमर पर थे और वह तैरने के लिए हाथ पैर मार रही थी। उसी बीच मेरा हाथ उसकी बुलबुल पर चला गया तो उसने कुछ नहीं कहा। मेरा हाथ उसके बुलबुल पर लग रहा था जो कि बड़े आकार के थे। अब मेरे अंदर रोमांस जागने लगी। मैंने इस देसी कमसिन जवान लड़की के बिलखोबन का मौका देखा तो मैं धीरे धीरे बहाने से उसके बुलबुल को जानबूझकर छूने और दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह इस तरह से व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हो ही न रहा हो। इसलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ती जा रही थी।
मैंने गोरी को खड़ी होने के लिए कह दिया तो वह मेरे सामने ही खड़ी हो गई। मैं उसको सिखाने के बहाने से उसकी तरबूज को अपने डंडे से छूने लगा। मैं धीरे धीरे करके उसकी तरबूज पर अपने डंडे को अच्छी तरह से सटाने लगा, मगर वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। न तो वह कुछ कह रही थी और न ही मैं कुछ कह रहा था। फिर वह मुझसे छूटकर पानी से बाहर जाने लगी। मेरे अंदर तो रोमांस भर चुकी थी। मैंने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह मना करके चली गई। मेरे मन में डर भी था कि कहीं ये कुछ घर पर जाकर बता ना दे। उसके बाद मैं घर पर आ गया और गोरी के साथ हुई उस घटना को याद कर करके मैंने 2 बार अपना रस चुबा डाली। उस दिन तो मैं बस यही सोचता रहा कि किसी भी तरह बस उसकी बुलबुल मेरे हाथ लग जाए। यही सोचते हुए उस रात मुझे नींद भी नहीं आई। रात को सपने में भी मेरा रस निकल गया। अगले दिन संडे था और हमारे पड़ोस में हमारे घर पर ही टीवी था और संडे को फिल्म भी आती थी। अगले दिन वह हमारे घर पर टीवी देखने के लिए करीब 11 बजे मेरे घर आ गई। मेरे घर वाले टीवी नहीं देखते थे तो माँ और पापा दूसरे कमरे में सो गए थे। चूंकि बिहार में गर्मी बहुत पड़ती है तो मेरे घर वाले शाम के 3 बजे के बाद ही सोकर उठते थे। टीवी वाले कमरे में उसके और मेरे अलावा कोई और नहीं था। मैं भी टीवी देख रहा था और साथ में बीच बीच में उसे भी। कुछ देर बाद मैं यह सुनिश्चित करने के लिए उठा कि माँ और पापा सो रहे हों। मैंने माँ पापा को धीरे से देखा तो वह दोनों नींद में सो रहे थे। उसके बाद मैं उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गया और धीरे धीरे एक हाथ से उसकी कमर पर फिराने लगा। उसने कुछ नहीं कहा तो मेरी और हिम्मत बढ़ी। मैं अपने हाथ को उसकी कमर से होते हुए उसके बुलबुल पर ले गया। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर से आगे देखने लगी। उसको शायद अच्छा लग रहा था, वरना कोई भी लड़की इस तरह से एकदम से शरीर को छूने नहीं देती है। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह भी विल घोवन करवाने की तैयारी करके ही आई है तो मैंने उसकी कमीज में हाथ डाल दिया। तब भी उसने कुछ नहीं कहा। अब तो मुझसे रुका ही नहीं गया। मैंने उसकी सलवार के ऊपर से ही उसकी देसी घोवन को छू लिया। उसने एक बार के लिए मेरा हाथ हटाया। मैं थोड़ा सा हिचक गया कि कहीं मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों बहुत बुरा हाल हो रहा था। दोस्तों डर क्या होता है ये तो सभी जानते हैं, मगर अपने डर को दरकिनार करते हुए भी खुदाई को अंजाम देना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक बार सोच कर देखो, एक बंद कमरे में अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड की खुदाई तो कोई भी कर सकता है, मगर जब हर तरफ से पूरा खुला हुआ हो तो खुदाई करने की हर किसी की हिम्मत नहीं होती। जब हालत ऐसे हो कि किसी भी तरफ से कोई भी आ सकता हो तो पसीने छूट जाते हैं। उस डर के साये में डोंट का खड़ा हो पाना भी एक बड़ी मुश्किल बात होती है। अगले दिन गांव में रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। मैं भी उस शादी में गया हुआ था और गौरी भी उस शादी में गई हुई थी। सारे गांव का न्योता था तो चाचा जी बोले कि आज सब काम संभालना है। मैंने भी चाचा जी के निर्देश को सुनते हुए उनसे उत्साहपूर्वक कह दिया, ठीक है चाचा जी। मेरे वचनों में एक संकल्प और समर्पण था कि मैं भी गांव के कार्यों को नियमित रूप से संभालूंगा और अपना योगदान दूंगा। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने परिवार, समुदाय और गांव की सेवा करके इस सामाजिक संगठन में योगदान देने का संकल्प ले। मैं काम के साथ साथ उस लौंडिया को भी ढूंढने में लग गया। मैंने सब जगह देख लिया, पूरे घर में, छत पर, आसपास, लेकिन वह नहीं मिली। फिर मैं गांव वालों को भोजन करवाने में मदद करने लगा। जैसे ही मैं गर्म पूड़ियाँ लेने गया, उधर वह मुझको दिख गई। मेरे भाई जी भी उधर ही बैठे हुए थे। मैं सब समझ गया कि क्या चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, अपनी गर्लफ्रेंड है, अपन इसको रहने देते हैं। इस बार भाई को मौका दे देते हैं। अगले दिन हम सब बारात में गए तो साथ में परिवार से कुछ लड़कियां भी आई थीं।
अचानक वह लड़की भी मुझे लहंगा और चुनरी में दिखी। एक बार फिर मेरा मन डोल गया, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। मुझे पीछे से उसकी स्ट्रेट दिख रहा था, तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने उसको जाकर बोल दिया कि अपने कपड़े ठीक कर लो, कोई भी कुछ भी कमेंट कर रहा है। तो वह लड़की साइड में गई और ठीक करके आ गई। फिर उस क्षण वह मेरे पास आकर विश्राम करने बैठ गई और गंभीरता से बोली, आप बड़े गंदे किस्म के इंसान हो जो कहीं भी नजर डाल देते हो। बसंत धीरे धीरे बोला, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने बता दिया, वरना इतनी फटफटाहट और सभी ओर से भद्दे कमेंट्स सुनती तो फट जाती। उसकी आवाज में थोड़ा खटापन और निराशा थी। गोरी चिंता भरे आवाज में कही, ओहो, तो तुमको क्यों बुरा लग रहा है? जो लोग गालियां देने और नकारात्मक कमेंट्स करने को तैयार हैं, उन्हें करने दो। उसके शब्दों में एक गहरी असंतोष और नाराजगी छिपी हुई थी। बसंत ने गंभीरता से कहा, ठीक है, फिर से उसी कोने में चली जाओ, लेकिन इस बार पीछे से नहीं, थोड़ा सा आगे से दिखा दो और सभी के मजेदार कमेंट्स सुनो। उसके वचनों में सख्ती और आवाज में थोड़ा सा आक्रोश छिपा हुआ था। इतना कहकर मैं वहाँ से उठकर चला गया। मुझे उसकी नखरैल बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो मैंने अच्छा किया और साली मुझे ही सुना रही थी। तभी दोस्त लोग आ गए और एक ने कहा, क्या भाई, इतने दिनों बाद मिले हो और तुम ऐसे सूखे सूखे क्यों हो? उनकी आवाज में खुशी की बेला थी जो उनके चेहरे पर छिपी हुई थी। मैं अपने दोस्तों के सामने खुशी भरे अंदाज में बोला, देखो भाइयों, अपन एक शरीफ बंदा हूँ, लेकिन इस बात की गर्व है कि ये सिर्फ बड़ों की नजरों में है। आज फिर से यारों के साथ बैठने का मौका है, इसलिए ये लो पैसे और एक बियर का कार्टून उठा ला। सभी दोस्तों के पास बाइक थी, तो 10 मिनट में माहौल जम गया। मैंने बियर पी ली, मुझे मस्त हल्का हल्का सुरूर होने लग गया। फिर सारे दोस्त ऐसे ही बात करने लगे। थोड़ी ही देर में खाने का बुलावा आ गया कि सारे बाराती खाना खा लो। मैं भी दोस्तों के साथ चल पड़ा। मेरी नजर एक टेबल पर पड़ी जिस पर सिर्फ एक ही सीट खाली थी। मैं झट से जाकर उस पर बैठ गया। मैं अपनी जगह पर बैठते ही एक आवाज मुझे सुनाई दी, आइए, बड़ा इंतजार करवाया आपने। यह आवाज मेरे कानों में घुसी और मुझे चौंकाया। वह अपनी आंखें झुकाकर बोली, कहाँ चले गए थे आप? मैं एकदम सन्न रह गया। मैंने मन में सोचा कि क्या खूबसूरत आंखें हैं इसकी। दिल तो कर रहा था कि पट्टी को यहीं चूम लूं, लेकिन अचानक ख्याल आया कि आसपास अपने लोग हैं जो उम्र में बड़े हैं। लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा था कि इस लड़की के साथ मेरी देसी कहानी परवान चढ़ने वाली है। गोरी ने मेरे पास आकर उदास रूप से कहा, अरे आप तो आते ही जाने कहाँ खो गए, अभी भी गुस्सा हो क्या? बात भी नहीं करोगे? उसके शब्दों ने मेरे मन को विचलित कर दिया। मेरी आंखों में एक छोटी सी असमंजस दिखाई दी। बसंत ने मेरे प्रति कड़ी संताप भरी आवाज में कहा, सच कहूँ तो तुम्हारी आंखें देखकर गुस्सा काफूर हो गया। बहुत खूबसूरत हैं आपकी ये झील सी आंखें। मैं इनमें कहीं खो गया था। उसके शब्दों ने मेरे मन को आघात पहुंचाया। मैंने व्यक्त किए गए इस समझदार आदमी के जज्बे को समझने का प्रयास किया। मैंने शेर पढ़ दिया, कोई अगर है चांद सा खूबसूरत तो वो बस तुम ही हो, कोई और नहीं। इन चर्चित कविता के रेखांकित वर्णन ने मेरे उसके अंदर एक विशेष संवेदनशीलता को जगाया। मेरे मन में उस खास व्यक्ति की आभा उभरने लगी जो इस शेर के माध्यम से सामरिक तरीके से प्रशंसा की जा रही थी। गोरी ने उत्साह पूर्वक कहा, वाह, तुम बहुत पहुँचे हुए शायर लग रहे हो। तुम्हारी बातों में वह खास मैग्नेटिज्म है जो मेरे दिल को आकर्षित करता है। तुम ऐसे आशिकाना मिजाज के हो रहे हो जो मुझे प्रभावित कर रहे हो। बसंत ने कहा, मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ए हसीन, तुझे देखकर मेरे अंदर शायरी उभर आई है। गोरी चकित होकर पूछी, क्या बात है, आज तो शायरी की बारिश हो रही है।
बसंत ने जवाब दिया, हाँ, ये कौन सा था वह जाम जिसे तूने अपनी आंखों से मुझे पिला दिया? मैं तो बस एक सीधा और सादा इंसान था, लेकिन तूने मेरे सारे सिस्टम को हिला दिया। गोरी ने कहा, अब बहुत हो गया, खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। बसंत ने कहा, खाना तो हम जरूर खाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। आज की रात खत्म होने से पहले आप हमें किस करोगी? गोरी ने उत्तर दिया, पागल हो गए हो आप? अभी मुझे दुल्हन के पास जाना है, फिर सारी रात मैं बिजी रहूंगी। बसंत ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अपना खाना खाओ, मैं तो अब चला जाता हूँ। तभी वह मेरे हाथ पकड़कर मुझे वापस बिठा लिया और निवाला तोड़कर कहा, अगर तुम ये नहीं खाओगे तो मैं कभी किस नहीं करूँगी। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वह शर्मा गई। क्या खूबसूरत था वह पल। दिल तो किया आज सबको देखने दो, बस मुझे किस कर लेने दो, जो होगा देखा जाएगा। मगर उसकी इज्जत का ख्याल आते ही मन बदल गया और सोचा चलो थोड़ा इंतजार और सही। फिर खाना खाकर मैं अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गया और वह अपनी महफिल में व्यस्त हो गई। रात के 2 बज गए थे, मगर वह कहीं नहीं दिखी। अचानक मुझे एक गांव की लड़की ने आवाज दी। मैं उसके पास गया तो देखा कि वह दुल्हन के घर के पीछे गांव की एक लड़की के साथ खड़ी हुई थी। उस लड़की का नाम निशा था। निशा को उसने कहा, उधर देखो, क्या काम है, जरा चली जाओ। निशा ने उसी तरफ देखा कि तभी उसने मुझे अपने पास खींच लिया। मैं स्तब्ध रह गया कि ये गांव की लड़की क्या सोचेगी। गांव का सबसे शरीफ लड़का इस लड़की के साथ क्या कर रहा है। मैंने उत्साहपूर्वक कहा, अरे निशा है। मेरी बात सुनते ही वह मेरी तरफ मुड़ी और बोली, हाँ, उसे अपने बारे में पता चल गया है और वही निशा ही मुझे घर के पीछे लेकर आई है। फिर तो मेरा भी मूड बन गया और मैंने उसको कमर से पकड़कर पीछे एक दीवार से सटा दिया। फिर उसकी आंखों में देखने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो मैंने हल्के से उसकी आंखों को चूम लिया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी सहमति जताई। मैंने फिर उसके दोनों गालों को चूमा। वह एकदम शांत खड़ी हुई थी। मैंने एक बार निशा को देखा तो वह दूसरी तरफ देख रही थी कि कोई आ ना जाए। मैंने तुरंत ही अपनी जानू की गर्दन पर दूसरा हाथ रखा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वह एहसास मुझे आज भी रोमांचित कर देता है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे चमचम को अपने होठों पर लगा लिया हो। फिर मैंने हल्की सी हलचल की और उसके निचले होंठ को हल्का सा अपने होठों में दबा लिया। अब मेरी जानू हरकत में आ चुकी थी। उसने मेरा पूरा साथ दिया और अपने बदन को मुझसे एकदम से चिपका दिया। उसके भारी बोबे मेरे सीने में दब गए। ऐसे ही किस करते करते अभी हमें 5 मिनट ही हुए होंगे कि उसने मेरा एक हाथ पकड़कर अपने एक बोबे पर लगा दिया। मैं तो भूल ही गया था कि इसके आगे भी बहुत कुछ है। तभी निशा पलटी और हमें देखने लगी। हम दोनों तो अपनी मस्ती में डूबे थे। हमें कोई देख रहा है इस बात का एहसास ही नहीं था। वह तो निशा ने बाद में बताया था। हम दोनों एक दूसरे में गुत्थम गुत्था होते जा रहे थे। सब भूल गए थे कि कोई और भी यहाँ आ सकता है। अब उसका एक हाथ मेरे बाबा पर था और मेरा एक हाथ उसके बोबे पर हरकते कर रहा था। मुझसे रहा नहीं जा रहा था तो मैंने उसे नीचे ही लिटा दिया। वहाँ कुछ तिरपाल जैसा पड़ा हुआ था। मैंने उसको उसी पर लिटा दिया ताकि उसके कपड़े गंदे ना हो। फिर मैंने अपना दूसरा हाथ गर्दन से हटाकर उसकी बेबी पर रख दिया। जैसे ही हाथ लहंगा के अंदर गया वह सीतकारने लगी। मैंने उसको चुप रहने का इशारा किया तो वह शांत हो गई और मजे लेने लगी। वो धीरे धीरे सिसक रही थी और मुझे कोई आसपास की कोई खबर नहीं थी। मैं बस अपनी मस्ती में मस्त था। फिर मुझे महसूस हुआ कि काफी देर हो चुकी है, कोई इसे खोजता हुआ आना टपके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाकी का भी काम निपटा लिया जाए।
मैं धीरे धीरे उसका राइट बोबा उसके पेट की तरफ बढ़ा, जहां उसकी छोटी सी प्यारी नाभि उसकी सांसों के साथ थिरक रही थी। फिर मैंने उसकी नाभि को हल्के से चूमा और अपनी जीभ अंदर दे दी। मैं किला फतह करने की ओर बढ़ता जा रहा था। फिर मेरे सब्र का बांध टूट ही गया। जैसे ही उसने मेरी पैंट खोली तो बाबा उछलकर बाहर आ गए। वह मेरे बाबा का गोरा रंग देखकर मोहित हो गई और उसकी चुम्मियां लेने में लग गई। बाबा पर उसकी चुम्मियां पाते ही मेरा जोश आसमान के ऊपर पहुंच गया और मैंने बाबा को हल्का सा आगे को धकेल दिया, जो उसके मुंह में भर गया। वह गंदा सा मुंह बनाने लगी। फिर मैंने देर ना करते हुए उसका लहंगा ऊपर कर दिया, जो उसने कमर पर पकड़ लिया। बेबी के ऊपर हल्का सा चुम्मा ले लिया और वह एकदम से पूरी हिल गई। मैंने उत्सुकता भरे तरीके से कहा, अभी से क्या हिलती है मेरी जान? पिक्चर तो अभी बाकी है। ये तो सिर्फ शुरुआत है और हमने अभी तक सिर्फ किस किया है। उसने उठकर मेरी गर्दन को पकड़ा और मैं मदहोश हो गया। मैंने अपने बाबा को एक हाथ से पकड़ा और नीचे बेबी की फांकों में सेट करने लगा। जैसे ही बाबा बेबी से टच हुआ, मेरी जानू ने अपने हाथ से पकड़कर उसे रास्ता दिखा दिया। मैंने हल्का सा धक्का मारा तो बाबा का टॉप अंदर चला गया। जानू की हल्की सी सिसकारी निकल गई। मैं समझ गया कि अब देर नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने एक धक्का और दे मारा। मैंने ऊपर देखा तो जानू की आंखें बंद थीं और वह मदहोश हुई पड़ी थी। मैंने इसे उसकी स्वीकारोक्ति मानकर अपना काम शुरू कर दिया और हल्के हल्के धक्के देने लगा। करीब 5 मिनट बाद मैंने बाबा को बेबी से बाहर निकाला और उसकी तरफ देखकर इशारा किया। वह बिना किसी रुकावट के बाबा की ओर बढ़ी और पूरा बाबा मुंह में ले लिया। एक बार फिर मुझे उसके होठों की गर्मी का एहसास हुआ, जो कि उसके थूक की वजह से गीला था। मेरा बाबा सरकता हुआ अंदर चला गया। वो फिर से बोली, अब आप लेट जाओ, मैं खेलूंगी। मैं नीचे लेट गया और उसकी तरफ देखने लगा। मैं आंखें बंद करके मजे लेने लगा। फिर उसने अपना लहंगा समेटा और एक हाथ से मेरे बाबा को अपनी बेबी पर सेट करके नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह थक गई तो अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखकर ऊपर ही रुक गई। मैं नीचे से धक्के लगाने लगा। फिर मुझे जोश आ गया और मैंने जोर से धक्के मारना शुरू कर दिया। अचानक वह एकदम से ऊपर हो गई और एक साइड में लुढ़क गई। मैं समझ गया कि ये या तो झड़ गई है। थोड़ी ही देर में वह मुझे बहुत तेज किस करने लगी और मुझसे एकदम से चिपक गई। मैंने भी धक्के लगाना जारी रखा और उससे धीरे से पूछा, बताओ माल कहाँ छोड़ना है? तो उसने बोबे की तरफ ही इशारा कर दिया। जैसे ही मैं झड़ने लगा, वह मुझे बहुत ही जोर से किस करने लगी और मुझे बहुत सुकून मिलने लगा। थोड़ी देर बाद वह मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। मुझे उससे अब असीम प्रेम का आभास हो रहा था। मैं मन में कल्पना कर रहा था कि काश ये पल यहीं रुक जाए। उसी समय निशा की आवाज कानों में गूंजी, चलो चलो, बहुत देर हो गई है, हमें अब वापस चलना चाहिए। मैंने जानू की तरफ देखा और उसे हल्का सा किस करके मैं खड़ा हो गया। मैंने उसको भी खड़ा किया। फिर वह अपना लहंगा ठीक करने लगी। जानू ने कहा, निशा से तो शर्म कर लो। उसके शब्दों में एक सख्ती और नाराजगी की भावना छिपी हुई थी। मैंने उसे जवाब दिया, निशा खुद इसे मुंह में लेने के सपने देख रही है और तुम उसे देखने से भी रोक रही हो, ये गलत बात है। मेरे शब्दों से वह मुस्कुराई और हंसते हुए वहाँ से भाग गई। अब जानू भी तैयार हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे अपनी बाहों में भरकर पूछा, अब कब मिलोगी? वह जाते हुए उत्साह पूर्वक बोली, जब जब तुम हमें याद करोगे। उसके शब्दों में प्रेम और वादे की मिठास थी, जो मेरे दिल को गुलाबी बना दी। वह मेरी अपेक्षा में जा रही थी, लेकिन हमारी मिलने की प्रतीक्षा मेरे जीवन के सबसे खुशी और उत्साह से भरे लम्हों में बदल गई। इस कहानी से हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश या राह नहीं दिखाते।
हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी कहानी आपको किसी भी तरह के नकारात्मक या अनुचित विचारों की ओर नहीं ले जाएगी। हमारा मतलब यह है कि हम इस कहानी के माध्यम से किसी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, नहीं किसी को गलत या अनुचित कार्यवाही को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप सभी इसे सिर्फ मनोरंजन हेतु ही देखना। हम चाहते हैं कि आप सभी इस कहानी को अवश्य एक मनोहारी मनोरंजन के रूप में ही देखें। हमें खुशी होगी अगर हमारी कहानी आपको बोरियत से दूर ले जाए और आपको आनंददायक और मनोहारी कल्पनाओं में ले जाए। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। हम आप सभी का हृदय से आभारी हैं कि आपने हमारी कहानी को पूरी ध्यान से सुना। आपका समय और ध्यान हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी को समर्पित करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपके मनोरंजन और आनंद को बढ़ाएगी और आपको खुश और प्रभावित करेगी। हमें यह आशा है कि आपको हमारी कहानी पसंद आएगी और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। यह कहानी एक साहित्यिक रचना है जिसमें व्यक्ति, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करना है। हमारा मतलब यह नहीं है कि हम इस कहानी के माध्यम से किसी की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की कुप्रथा का समर्थन नहीं करना है। यदि इस कहानी की किसी व्यक्ति की असली जीवन से संबंधितता होती है तो यह केवल एक संयोग मात्र होगा। हम जानते हैं कि व्यक्ति की वास्तविक जीवन और काल्पनिक कथा के बीच कोई संबंध नहीं होता है और हम ऐसे संयोग का समर्थन नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस कहानी का आनंद लें और उसे सिर्फ मनोहारी और मनोरंजक रचना के रूप में देखें। इस कहानी में व्यक्त किए गए चरित्र, स्थान और घटनाएं बस एक कहानी के तत्व हैं और इनका किसी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। हमें यह महसूस होना चाहिए कि हम इस कहानी को शुद्ध मनोहारी मनोरंजन के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और किसी भी सामाजिक या धार्मिक विवाद को उत्पन्न करने का कोई इरादा नहीं है। हमें आपका आभारी होना चाहिए कि आपने हमारी कहानी का समर्थन किया है। धन्यवाद।